हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों अब एग्जाम में समय बहुत कम है, तो अब हम लोगों को वैसे कॉन्सेप्ट को सीखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसके लिए हम आप लोगों को सिलेक्ट किए हुए हैं 120 क्वेश्चन पूरे मैथ के सिलेबस से, 120 मिक्स्ड क्वेश्चन, और सिर्फ हम लोग उन्हीं को अब करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और उनको यदि आप कर लिए और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आपके दिमाग में वो स्थित रह गया तो आप आसानी से मैथ्स के सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे कि कैसे आसानी से इन्हें हल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे इसके इकाई अंक के बारे में पूछा जाएगा या फिर अंतिम अंक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो जाए, आपको मिल जाए, तो उस स्थिति में वही रखना है, अर्थात नो चेंज इनमें करना है। कोई चेंजिंग आपको नहीं लाना है, ये जैसे हैं वही आपको वहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा यदि कोई भी अंक हो, ठीक है ना, इसके अलावा यदि आप कोई अंक है तब आपको विचार करना है। तब क्या विचार करना है यहाँ पर कि इनका आपको पावर देखना है कि पावर है क्या, और पावर में आपको हमेशा 4 से क्या करना है, भाग देना है। अब ध्यान दीजिए, पावर ये बहुत बड़ा संख्या हो जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके 2 अंक को आपको देखना है और उसी में आपको भाग देना है 4 से। तब भाग दीजिएगा तो कितनी बार बजाएगा, 4 का 4, ठीक है ना, और 4 3 12, बचा क्या, 1 शेष। तो यहाँ पर आपका जो शेष बच रहा है ना उसी को आपको लेना है। शेष क्या बच रहा है, आपको 1, जो रिमाइंडर आपको बचे सिर्फ उसी को आपको लेना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1 और आपका यहाँ पर इकाई अंक है 7। तो इकाई अंक जब भी प्राप्त होता है इकाई अंक से ही प्राप्त होता है। तो ये आपका इकाई अंक इसका हो गया 7 और इसका रिमाइंडर आपका हो गया 1। तो हमेशा जो आपका इकाई अंक है उसका आपको पावर बना देना है शेष को। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे आप कीजिएगा तो 7 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7, अर्थात इस पूरे आपका दिया हुआ जो संख्या है पावर के रूप में इसका जो इकाई अंक 7 होगा। यदि यहीं पर 0, 1, 5, 6 होता इसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो उस स्थिति में आपको इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 0 होता तो 0 उसका इकाई अंक होता, 1 होता तो उसका इकाई अंक 1 होता, 5 होता तो उसका इकाई अंक 5 होता और 6 होता तो उसका इकाई अंक 6 होता। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। एक बात और भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा नोट में कि जब आप यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं, जब भी आप यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं तो उस स्थिति में यदि वहां पर कोई शेष न बच जाए, जब आप भाग दें और शेष 0 हो जाए, शेष क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस स्थिति में आपको जब 0 शेष हो जाए तो जिससे भाग दे रहे हैं तो 4 से ही आपको हमेशा भाग देना है और 4 ही क्या हो जाता है, उसका पावर बना देना है। उस संख्या क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। यहाँ जो एक पावर है ना, यदि 0 हो जाए शेष, यदि भाग दे पूरा का पूरा कट जाए, एक भी शेष ना बचे, तो उस स्थिति में उसका पावर क्या बना लेना है, आपको 4 ही बना लेना है और उसका 4 बार गुणा करना है। अब उसके बाद जो इकाई अंक आएगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। अब आपके पास उतना भी समय नहीं है कि उन वीडियो को आप देखें, यदि चाहे तो देख सकते हैं केवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, लेकिन अब उतना समय नहीं है। तो इतने ही में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, तो आपको अच्छी तरह से देखना है और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, इन्हें बनाना बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ठीक 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको 73 है। यहाँ संख्याओं का वर्ग हो रहा है और वो 73 का यहाँ पर बराबर है इनके योग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर वर्ग संख्या ये किसके सबसे नजदीक वर्ग संख्या है, 73। तो यदि हम लोग बात करें 8 × 64, ठीक है, 9 × 81, 81 बड़ी हो जा रही है, 8 × 64 छोटी है, अर्थात यहाँ जो
संख्या है ना ये आपको 8 के वर्ग से बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है, इसी संख्या को आपको लेना है और यहाँ पर इसके जगह पर 8 स्क्वायर कर लेंगे तो y के स्क्वायर, y की जगह पर क्या आपको होना चाहिए कि आपको 73 के बराबर हो जाए, जबकि x की जगह पर हमने 8 स्क्वायर रख लिया है, तो यहाँ पर हम लोग y की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे जो कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर रखते हैं तो 64 और 3 आपका यहाँ पर 73 हो जाता है, 9 73 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? यहाँ बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ अर्थात x का काम कर रहा है आपका 8, ठीक है ना, और y का काम कर रहा है यहाँ पर 3, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो सिर्फ आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल दीजिए और माइनस कर दीजिए, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अर्थात 8 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है? और इसी को आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 64 हो जाएगा और माइनस 33 के 9 कर दीजिएगा तो कितना आएगा आपको 55 आएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि अब ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे, यदि आप इसमें कॉन्सेप्ट और फार्मूला यूज कीजिएगा तो बहुत ही अधिक टाइम लगेगा जो कि आपका समय नुकसान करेगा, तो आपको ऐसे ही ऐसे प्रश्नों का बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, तो आपको चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप बना पाते हैं तो इस क्वेश्चन को रोक रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी जो स्टेबिलिटी हो बढ़े, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आसानी से आप बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे? प्रश्न ध्यान से पढ़िए और इन्हें बनाने का भी प्रयास कीजिए यदि आप बना सकते हैं तो। उमा ने एक वस्तु क्रय मूल्य से 12% कम पर बेची। यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य से बेचने के बारे में बात करना है कि जो विक्रय क्या होगा, क्रय मूल्य से 12% कम पड़ता है। आप क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 12% कम कहने का अर्थ क्या है कि 88% को उसने क्या कर दिया, बेच दिया, घाटा सा करके 12% कम पर ही क्या की, बेच दी। उसने 20% का लाभ अर्जित किया होता जब उसने वस्तु को 750 में बेचा होता। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 750 में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ कब होता? उसका जो क्रय मूल्य 100% है, 20% का लाभ कब होता? जब 120% पर बेचती, ठीक है ना। यदि वो 120% पर बेचती तो यहाँ पर कह रहा है कि जब उसने वस्तु को 750 में बेचा होता, जब उसने वस्तु क्या किया होता, 750 में बेचा होता, तो उसे क्या होता, 20% का लाभ होता। इसका अर्थ ये हुआ, कोई दिक्कत है? यहाँ पर 20%, यहाँ पर 120% हो गया, ये आपको 750 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 750 में बेचा होता तो 750 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाए। अब आपको निकालना है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य के बारे में, विक्रय तो किया उसने 88% पर, अब इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि इसलिए पर भी आप इसे बता सकते हैं कि चूंकि 120% बराबर 750 है, इसलिए 1% बराबर 750 बटा के 120, इसलिए 88% बराबर, डायरेक्ट आपको लिखना है, इसलिए 88% बराबर 750 और बटा के आपका हो जाएगा 120 और गुना आपका कर देना है 88 और इसी को कैलकुलेट कर लेना है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो 4 तिहाई 12, ठीक है ना, यहाँ पर कीजिएगा तो ये आपका 22 चौके 88 हो जाएगा और यहाँ इससे कीजिएगा तो ये आपको 25 तिहाई 75 आपका हो जाएगा और 25 में 22 से गुणा करना पड़ेगा, तब 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 और 5 55 अर्थात 550 आ रहा है। 550 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो आपको प्रश्नों को समझना है कि आखिर कह क्या रहा है और उसे आसानी से आप बना सकते हैं यदि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। बहुत कुछ इसमें गुणागणित करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसे भी बना सकते हैं, बनाइए। नहीं बना सकते तो चलिए मैं पुनः इसे बताता हूं, ठीक है ना। यदि 32 और a के न्यूनतम सामान्य गुणज और उच्चतम सामान्य गुणज, यहाँ पर एलसीएम के बारे में कह रहा है, इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आपको एचसीएफ के बारे में कह रहा है कि आपको इनका जो है ना एलसीएम एचसीएफ 96 और 4 हो तो a का मान किसके बराबर है, ये आपको बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या यहाँ पर a है, उनका एलसीएम 96 है, एचसीएफ 4 है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। आप जानते हैं कि दो संख्याओं या तीन संख्याओं, कोई भी संख्या हो, उनका जो होता है गुणा होता है ना, वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए कि दो संख्याओं का जो होता है गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है हमेशा। तो यहाँ पर पहली नंबर आपको पता है कि ये आपको 32 है, दूसरी नंबर आपको ए है। यहाँ पर एलसीएम के बारे में पता है कि 96 है और एचसीएफ आपका 4 है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। संख्या के बारे में, ए के बारे में पूछ रहा है कि ए
क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं 32 तिहाई 96 आपका हो जाएगा, अर्थात ए की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और आसानी से इसे आप कैलकुलेट कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन ही अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, आसानी से आप बना सकते हैं इसे। कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है यदि 4 साल में 900। यहाँ बात किया जा रहा है कि एक राशि जो है ना 4 वर्ष में क्या हो रही है, आपको 900 हो जा रही है। और यहाँ बात कर रहा है कि 1 वर्ष बाद अर्थात 5 वर्ष में आपको ये राशि आपको हो जा रही है कितनी, 960। 5वें वर्ष में आपको 960 हो जा रही है। तो यहाँ वो पहले थी 900 हो जा रही है 960, वृद्धि कितने की हो रही है, 60 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर वृद्धि 60 की हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो वृद्धि है ये 60 की हो रही है। तो यहाँ पर 60 की वृद्धि हो रही है, इसी के आपको यहाँ पर दर पता करना है कि किस रेट से ये बढ़ी, उसी रेट के बारे में आपको पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो पूछा जाए उसे आपको ऊपर रखना है, क्योंकि सभी यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है और जिससे तुलना किया जाए उसे आपको नीचे रखना है। प्रतिशत निकालना है तो 100% से आपको गुणा कराना है। प्रतिशत के लिए क्या करना है, आपको 100% से आपको गुणा कराना है और वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बारे में, ब्याज के बारे में। ब्याज आपको मिल कितना रहा है, पहले था क्या 900, मिल गया 960, तो वृद्धि कितना 60 की, अर्थात ब्याज कितना मिला, 60 ब्याज मिला। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 पूछा जा रहा है ब्याज के बारे में, तो 60 हो जाएगा ऊपर। तुलना किससे किया जाएगा, 900 से, 960 से नहीं, 900 से, क्योंकि मिल किस पर रहा है, 900 पर मिल रहा है ना, तो ना आपका 60 मिल रहा है तो 960 हो रहा है। तो यहाँ पर तुलना किससे होगा, 900 से। तो जो तुलना किया जाए जिससे, उसको नीचे रखना है और प्रतिशत निकालना है तो हमेशा आपको 100% से गुणा करा देना है। तो यहाँ आप 100% से गुणा करा दीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तितरी के 9 और यहाँ पर 3 दूना के 6, 20 हो जाएगा। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 3 छक्के के 18, ठीक है ना। तो 6 पूर्णांक और आपका 2/3 आएगा, 6 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत का यहाँ पर उसे क्या होगा, दर हुआ, दर मिला। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर क्वेश्चन ही अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि 420 के उन गुणनखंड का योग ज्ञात करें जो 7 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर आपको 420 की गुणनखंडों के बारे में ज्ञात करना है। तो 420 में आपको कह रहा है कि 7 से विभाज्य हो, तो इसमें 7 से हम लोग भाग देंगे। अब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 के 42, 60 बार में। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, ये 60 है, 60 को हम लोग तोड़ेंगे, पुनः हम लोग क्या करेंगे, 60 को तोड़ेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप इसे तोड़ते हैं तो 6 बार में तोड़िएगा। तो यहाँ पर 6 दहा पे 60 हो जाएगा, 6 अर्थात 2 गुना 3 है, ठीक है ना, और दहा में 60 अर्थात 2 गुना 5 है, ठीक है ना, तभी आपको 6 दहा में 60 होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको क्या मिला, ये आपको यहाँ पर मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपको 2 के पावर 2 मिला, इंटू 3 के पावर 1 मिला, इंटू 5 के पावर आपको 1 मिला। इतनी आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको निकालनी है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर टोटल गुणनखंडों के बारे में, यहाँ पर करें कि 420 के उन सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर बात यदि हम लोग करें कि यहाँ 60 के टोटल गुणनखंडों का योग के बारे में बात करें कि 60 के गुणनखंडों के योग, ठीक है ना, तो उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो कैसे हम लोग निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, इनको हमको देखना है। इनको क्या करना है, आपको देखना है और इनके पावर में क्या करना है, पावर को आपको देखना है। पावर कैसे देखना है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे और जोड़ेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और कहाँ तक, जहाँ तक इसका पावर है वहाँ तक, तो 2 के पावर 2 तक, और इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पुनः जो आपका इसका है उसको भी आपको 0 से ही शुरू करना है, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 कर देना है। पुनः ये हो गया 1 तक, तब पुनः 5 में अब वही क्रिया करनी है, 5 के पावर 0 और यहाँ पर प्लस आपको 5 के पावर 1 कर देना है और इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये आपको पता चलेंगे कितने, जो 6 है ना, 60 के गुणनखंडों का योगफल के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो ये आपको 60 के गुणनखंडों का योगफल हुआ, ये 60 के क्या हुआ, गुणनखंडों का आपका योगफल हुआ, गुणनखंडों का आपका योग हुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। तो 7 गुना, देखिए 7 गुना
4 गुना, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। 7, 4 और 6 आपको पता चल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालनी है कि 7 के यहाँ पर जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो उसके बारे में। अब 7 से पूर्णतः विभाज्य हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात गुणनखंडों का योग जो 7 से विभाज्य हो, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग जो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, उसके बारे में आपको पता करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको निकाल चुके हैं इसमें आपको 7 से गुणा करा देना है, इसी में आपको क्या करना है, 7 से गुणा करा देना है और कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे गुणा करा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 चौके 24, 24 में 7 से गुणा कराइएगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 2 आपका 16 हो जाएगा, पुनः आपको इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 7 आपका 56 हो जाएगा और 7 6 के 42, 42 5 आपका 47 हो जाएगा। 76 कौन सा ऑप्शन है, 76 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछें तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ पूछता कि 420 के गुणनखंडों का आपको योगफल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप टोटल 7 को भी इसमें शामिल करते हैं और टोटल 7 को शामिल करते हैं और वही क्रिया करते और आसानी से इनके सभी गुणनखंडों का योगफल आप पता कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि 420 के जो है ना 7 से पूर्णतः विभाज्य हो उसके बारे में, तो पहले हम लोग 7 को यहाँ पर फैक्टर तोड़े हैं, तो 7 को हटाए हैं, अलग किए हैं और ये आपको 60 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 60 के गुणनखंडों का योग हम लोग पता किए हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा कि जो 7 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य, 7 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो यहाँ पर 7 से पूर्णतः विभाज्य, इसके लिए हमने पुनः उसमें क्या किया, 7 से गुणा किया, 7 से गुणा किया, तो जो आया वही उसका सही आंसर हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप डायग्राम बनाकर भी बना सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। डायग्राम बनाइएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और डायरेक्ट बनाइएगा कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर त्रिभुज ABC PQR के बारे में बात कर रहा है कि AB जो है QR के बराबर है, AB जो है QR के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, AB क्या है आपका QR के बराबर है। तो यहाँ पर AB कहाँ है, A यहाँ है और B यहाँ है, तो Q भी यहाँ होना चाहिए और R भी यहाँ भी होना चाहिए। ये R इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जो BC है QP के बराबर है, जो आपका BC है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका BC है वो QP के बराबर है। तो B यहाँ है, C यहाँ है, तो Q यहाँ होना चाहिए, P यहाँ होना चाहिए, या फिर P यहाँ पे, या फिर Q यहाँ होना चाहिए और P यहाँ पर होना चाहिए। दोनों में से दोनों कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा एक बार, जो A था ये B था, तो यहाँ पर AB QR के बराबर था, तो यहाँ A था और यहाँ पर B था, तो उसी तरह से यहाँ पर Q था और यहाँ पर R था, तो ये तो ठीक था। लेकिन इसके आगे जब हम चेक किए कि BC जो है QP के बराबर हो, अर्थात B और C जो है वो QP के बराबर हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R आ गया और यहाँ पर P आ गया। यहाँ पर यदि Q आ जाता और यहाँ पर भी P आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पर ही Q आता, यहाँ पर ही P आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब तक सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो डिजिट ही बदल जा रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए अगले ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि अगले ऑप्शन में हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए ABC, ठीक है ना। अब वहाँ पर AB बराबर QR के बारे में बात करें, जो AB है क्या QR है, देखिए QR है, RQ कहिए या फिर QR कहिए, दोनों बात सेम है। अब आगे प्रश्न में देखिए कह रहा है कि BC जो है QP के बराबर है, जो आपका ये BC है, जो आपका ये BC है ये QP के बराबर है। देखिए BC भी जहाँ है वहीं पर आपका QP कहिए या फिर PQ कहिए, दोनों बात आपको समान है, तो ये क्या है, ये आपको बराबर है। अब आगे चेक करते हैं, कह रहा है कि AC जो है RP के बराबर है, जो आपका यहाँ पर AC है अर्थात ये थोड़ा AC है वो RP के बराबर है। क्या RP के बराबर है, देखिए AC आपका यहाँ है A और C और यहाँ पर R देखिए यहाँ है और P है, तो ये क्या है आपको बराबर है, अर्थात ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के यहाँ पर सर्वांगसम होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें वो कोई तकलीफ है नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बात समझिए। अब आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप त्रिभुज बनाकर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपको A है, B है, C है, ये P है, Q है, ये R है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि AB जो है QR के बराबर है, जो AB है ना ये आपको QR के बराबर है। आगे कह रहा है कि जो BC है ना वो QP के बराबर है, जो BC है किसके बराबर है, QP के बराबर है, इसके बराबर है, और ये जो भुजा है इसके बराबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसे इनकी सर्वांग समता चेक करनी है इसके बारे में आपको अब देखना है। तो क्या करना है,
1 2 3 इस लाइन से आपको भुजाओं को लेना है, अर्थात ए बी सी इस तरह से लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए बी सी आपको त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, अब सर्वांगसम चेक करना है कि किसके सर्वांगसम होगा, 1 2 3, ठीक है ना। तो उसी तरह से 1 2 3 लेंगे, अर्थात इस तरह से हम लोग इसको लेंगे तो आपको मिलेगा। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज आर क्यू और पी के बारे में बात हो रहा है, आर क्यू पी के बारे में होता रहा है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी आर क्यू पी के बराबर होंगे, त्रिभुज ए बी सी आर क्यू पी के बराबर होंगे और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और डेली ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन, 120 से ऊपर ही आपको क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और पूरे सिलेबस से आपको होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है किसी स्कूल में सभागार में यहाँ पर इतने छात्रों में से लड़कियां हैं। यहाँ पर कह रहा है ना कि 2/7 क्या है, आपको यहाँ पर लड़कियां हैं। लड़कियां यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, इसको आप समझिए। यहाँ पर 7 में से 2 क्या है, लड़कियां हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ ये हुआ, आपको ये समझना है। ये 7 में से क्या है, 2 लड़कियां हैं। तो 7 क्या है, यहाँ पर कुल छात्रों के बारे में ये बात कर रहा है। जो 7 है ये आपको कुल छात्रों के बारे में बात कर रहा है और 2 क्या है, लड़कियां हैं। अर्थात यहाँ पर यदि कुल टोटल छात्र जो हैं 7 हैं तो उसमें क्या है, 2 लड़कियां हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये बात आपको समझनी चाहिए। आगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या 111 अधिक है। कोई दिक्कत है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर कुल के बारे में बात करें, टोटल के बारे में बात करें कि टोटल, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपको 7 हो गया। लड़कियां कितनी हो गई, यहाँ पर ये भी देखिए ध्यान से, जो लड़कियां हो गई कितनी हो गई, आपको 2 हो गई। तो लड़कों के बारे में बात किया जाए कि लड़के कितने होंगे, लड़के कितने होंगे, तो ये कितने होंगे, 7 टोटल हैं, 2 लड़कियां हैं तो 5 कितने होंगे, लड़के होंगे। और यहाँ पर बात जो कह रहा है कि जो लड़कियों की तुलना में लड़कों की जो संख्या 111 अधिक है, तो यहाँ लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। तो जो लड़के हैं इनसे कितने अधिक हैं, ध्यान दीजिए, ये 3 अधिक है। क्या है, आपको 3 अधिक है। अर्थात जितने यहाँ पर अधिक कितने हैं, यहाँ पर अधिक 111 है और 3 अधिक कितने हैं, आखिर जो आपका रेशियो है, रेशियो अधिक का कितना है, आपका 3 है। अर्थात जो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, आपका 111 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 1 के बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर 3 बराबर इतना हो जाएगा तो 1 बराबर 111 और बटा के आपका 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप इसे आप कटा सकते हैं, यहाँ पर 3 के 9 कर सकते हैं और 3 साथे आपको 21 कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर एक रेशियो का वैल्यू आपको यहाँ पर 37 आया। आगे इस प्रश्न पूछ रहा है तो स्कूल के सभागार में कुल कितने लड़के हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कुल कितने हैं, 5 हैं। तो कुल लड़कों के बारे में आपसे पूछ रहा है, अर्थात 5 रेशियो के बारे में बात कर रहा है। कुल लड़कों के बारे में अर्थात 5 रेशियो के बारे में आपको बात कर रहा है। तो 5 रेशियो के बारे में आपको निकालना है। चूंकि एक रेशियो बराबर इतना है 37 है, इसलिए 5 रेशियो बराबर, इसलिए 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा आपका 37 हो जाएगा। इसे आप गुणा करा दीजिए, 7 5 35, 5 3 15, 3 18, अर्थात 185 क्या होंगे, आपको इसमें लड़के होंगे। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न देखे तो जो आपका नीचे वाला होता है वो आपको सबको इंडिकेट करता है, कुल को इंडिकेट करता है, और ऊपर है जो कह रहा है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर 2 बटा के छात्रों में से लड़कियां हैं, यहाँ पर यह बात कर रहा है। अर्थात कुल छात्र 7 हैं और उनमें से 2 लड़कियां हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 2 समान त्रिज्याओं वाले गोले और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात आपको बताना है। आप जानते हैं कि ये आपका गोला है और ये आपका अर्धगोला है, ठीक है ना। ये आपका अर्धगोला इस तरह से होता है, यहाँ पे ये आपका गोला है और ये आपका अर्धगोला है। और यहाँ पर इनके कह रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पूरा गोला है और इसका आधा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आधा कम होगा ना, ये क्या होगा, इसके दुगुना होगा। तो यदि ये 1 होता तो ये क्या होगा, आपको 2 होगा। अर्थात इनके अनुपात के बारे में बात करें जो आयतनों का, तो क्या होगा, 2:1 होगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रही है तो आप बात को समझिए। यहाँ पर यदि हम इसके बारे में बात करें, इनके अनुपात को आपको निकालना है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, ठीक है ना।
पाई आर आपका यहाँ पर क्यूब होता है, जो आपको त्रिज्या होता है उसका आपको क्यूब होता है, तो पाई आर आपको क्यूब हो जाएगा। और दोनों का यहाँ पर कह रहा है कि जो त्रिज्याएं हैं आपको समान है, यहाँ पर दो समान त्रिज्याओं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। यदि न होता तो ऐसा हम लोग न करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग इस अर्धगोले के बारे में बात करें, क्योंकि इन्हीं का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अर्धगोले का क्या होता है आपका आयतन 2/3 पाई आर आपको क्यूब, दोनों की त्रिज्याएं आपको क्या है समान है। आप इसमें ध्यान दीजिए कट क्या रहा है, ये तो आपको पूरा का पूरा कट जाएगा, ये 3 से ये 3 आपको कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अर्थात मिला के आपको 2/1 मिला, अर्थात 2:1 मिला, और 2:1 जो सा ऑप्शन है वही सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि 500 में कितने दहाई हैं, कितने सैकड़ा हैं, कितने हज़ार हैं, कितने लाख है, कुछ भी पूछ सकता है, कितने इकाई हैं, कुछ नहीं करना है। इकाई का अर्थ आप जानते हैं कि 1 होता है, इकाई का अर्थ आप जानते हैं कि 1 होता है, दहाई का अर्थ आप जानते हैं कि 10 होता है, ठीक है ना। सैकड़ा का अर्थ आप जानते हैं कि सैकड़ा का अर्थ क्या होता है आपका 100 होता है, ठीक है। सैकड़ा का जो अर्थ होता है ये आपका 100 होता है, और हज़ार का अर्थ आपका 1000 होता है, 10,000 का अर्थ 10,000 होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको 500 में कितने दहाई हैं सिर्फ यही बात ना पूछ रहा है, तो जितने दहाई कहे ना बस उसमें आपको दहाई के बारे में कहे तो 10 से भाग दीजिए, सैकड़ा के बारे में बात कहे तो 100 से भाग दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा तो कितने दहाई आएंगे 50 आपको दहाई आएंगे, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि यहीं पर आपको सैकड़े के बारे में पूछता कि सैकड़े कितने हैं, सैकड़ा आपको कितना है, यहाँ पर सैकड़ा कितना है, तो कुछ नहीं करना है 100 से भाग देना है, अर्थात 500 और बटा के आपको 100 कर देना है, आपको पता चल जाएगा कितने सैकड़े हैं, 5 सैकड़े हैं इसमें। यदि 100 के 5 हो तो आपको 500 हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये सभी बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और आसानी से उन कॉन्सेप्टों को सीखते हैं, और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राधा और रामा की जो वर्तमान आयु है आपका यहाँ पर 3:4 है, इनकी वर्तमान आयु के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इनका जो वर्तमान आयु है ना ये आपका 3:4 है, ये आपको राधा के बारे में बात कर रहा है और ये आपको रामा के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर बात कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर बात कर रहा है कि 5 वर्ष जो है ना आपको पूर्व के बारे में बात कर रहा है, इनका जो अनुपात था वो 2:1 आपका यहाँ पर 3 था। तो राधा की वर्तमान आयु के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का आप बाई ऑप्शन आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु राधा का कितना है 3 है, और रामा कितना है आपको 4 है। यहाँ पर पूछ किसके बारे में रहा है, राधा के बारे में पूछ रहा है, अर्थात इसके बारे में पूछ रहा है, राधा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो राधा की वर्तमान कितनी है 3 है, और पूछा जा रहा है इसके वर्तमान आयु के, तो यहाँ पर 5 वर्ष जो पूर्व है आपको 2 है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व इनका आयु देखेंगे तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर कितना हो जाएगा आयु इनका, ये सभी आयु ही है ना, तो ये आपको 15 हो जाएगा, 15 वर्ष 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर यदि इनके बारे में बात करें कि 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो ये आपको 10 ईयर के होंगे, और यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा आपको 17 ईयर का होगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर 5 घटाएंगे तो आपको 17 वर्ष के हुए होंगे। और यहाँ पर यदि हम लोग 5 वर्ष पूर्व ये आयु के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपको 7 ईयर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर यदि हम राधा के बारे में बात करें कि राधा 5 वर्ष पूर्व कितनी थी 2:3 के, अर्थात 2 के अनुपात में थी। तो जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा 2 का गुणज होगा 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि 2 के गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो 15 क्या 2 के गुणज है, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। यहाँ पर 22 के बारे में बात करें तो इसमें 5 वर्ष पूर्व आयु रही होगी 17, और ये आपका 2 का गुणज हो नहीं सकता, तो ये भी आपको नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए 12 है, इसमें से 5 घटेगा 7, 7 क्या 2 का गुणज है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी बचा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 10 है क्या है आपको 2 का गुणज है, 2 5 6 10 है, तो ये क्या होगा, यही इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर बात कर रहा है कि वर्तमान आयु क्या है, इसके बारे में आप बताइए, ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्तमान आयु है ये क्या है, तो वर्तमान आयु है कितनी आपको यहाँ पर 3 है। यहाँ जो वर्तमान आयु है आपको यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि वर्तमान आयु के बारे में बात करें तो वर्तमान आयु कितनी है आपको 15 है, और 15 से अब आपको चेक करना है कि 15 क्या 3 का गुणज है कि नहीं। तो 3 से क्या करेगा 15 कटेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे ऑप्शन से ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है और पीछे ऐसे प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, तो आप जरूर इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है जैसा पिछले मैंने आपको कराया है और आसानी से इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2 वर्ष पूर्व राकेश और अनुज की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि राकेश और जो अनुज का आयु का अनुपात है ये आपको दिया हुआ है कि ये आपको 3:2 है, लेकिन ये 2 वर्ष पूर्व है, ठीक है ना। ये आपको 2 वर्ष पूर्व के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका पूर्व के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर वर्तमान के बारे में बात करें कि जो वर्तमान आयु है इसका अनुपात आपको दिया हुआ है 7:5। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो अनुज की वर्तमान आयु है इसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो अनुज की वर्तमान आयु है क्या, 5 रेशियो में है। तो 5 रेशियो में यदि होगा तो जो उनका आयु होगा वो भी 5 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये 10 है, ये 2 गुना क्या है 5 है, 5 से क्या होगा कटेगा, तब ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं कटेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी क्या होगा आपको नहीं कटेगा। तो इसको डायरेक्ट आपको मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसे ही बनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 2018 के एग्जाम में आपको पूछा हुआ था। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी भुजाएं ए बी और ए सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज है और ये मान कर चलिए कि ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। और आगे कह रहा है कि जो ए बी है उसको पी तक बढ़ाया गया है और ए सी को क्या किया गया है, आपको क्यू तक बढ़ाया गया है। तो ये आप कह रहा है कि जो कोण पी बी सी है, जो कोण यहाँ पर पी है, बी है, सी है, इसके बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर क्यू सी बी के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है कि समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर मिलते हैं। अर्थात इस कोण को जो समद्विभाजक काटेंगे वो क्या करेंगे, इस बिंदु पर आपको मिलेंगे, ओ बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये कोण है ये आपका यदि 56 डिग्री है तो इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि बी ओ सी के बारे में आप बताइए कि बी ओ सी किसके बराबर होगा। अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, इसके बारे में बताइए। आप आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यदि आप पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, और यदि आप पिछला वीडियो सभी नहीं आप देखे हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्री का, तो आप नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर, ठीक है ना, ये अंतः आपको कोण समद्विभाजित करें तो इन सेंटर बनता है। क्या बनता है, आपको इन सेंटर बनता है। अर्थात ये वाला जो होता है इन सेंटर बनता है और ये वाला कोण क्या होता है, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है, जब ये कोण समद्विभाजक से बनेंगे तो ये इन सेंटर बनेगा और ये कोण इसके क्या होगा, इसमें रिलेशन मैंने आपको बताया था कि ये जब आपको कोण निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, 90 + a/2 का आपका यूज करना है। एक कहाँ है, ये वाला कोण के बारे में ए है। और यदि एक कोण आपको मैंने उसी में इसके बारे में बताया था कि यदि ये बाह्य वाले कोण है, इनको यदि ये समद्विभाजित करे कोई रेखा और इस पॉइंट पर मिले तो ये वाला कोण का मान यदि आपको निकालना हो तो ये आपका होता है 90 - a/2। और इसी कॉन्सेप्ट से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कोण दिया है, ये कोण आपको पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण दिया है और ये कोण आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण क्या होता है 90 + a/2 और ये क्या होता है 90 - a/2। इसी के बारे में आपको निकालना है कि कोण BOC क्या होगा। तो कोण BOC क्या हो जाएगा 90 - a/2, ये कितना है 56 है और बटा के 2 हो जाएगा तो 90 और माइनस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसे घटाइएगा आपको 62 डिग्री आएगा और 62 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ऐसे आपको 2 प्रश्न पूछे हुए थे सेम इसी कॉन्सेप्ट से 2018 के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, सेम यही प्रश्न है तो उनको हम लोग देखते हैं जो कि पूछे हुए 18 के एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर बात कर रहा है त्रिभुज ABC के बारे में कि ये आपको कोई त्रिभुज ABC है, ये A है, ये B है और ये C है। और इसमें कह रहा है कि जो कोण B और कोण BC के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, अर्थात ये जो कोण है ना इसके समद्विभाजक और जो ये आपका कोण है इसके समद्विभाजक पॉइंट P पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो कोण BPC है, जो कोण BPC है ये आपको 102 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ये वाला कोण का माप क्या होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है कोण समद्विभाजक है तो इन सेंटर बनता है। जब इन सेंटर बनता है तो आप जानते हैं कि जो ये वाला कोण होता है वो क्या होता है, ये वाला कोण आपका होता है 90 + a/2 आपका होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोण आपको निकाल
निकालना है, ये कोण आपको पता है तो a/2, जबकि ये कोण आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोण समद्विभाजक के बारे में बात कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण क्या होता है 90 + a/2, ठीक है। ये जो कोण होता है 90 + a/2 होता है और बराबर फिलहाल किसके है 102 के बराबर है। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 90 उधर जाकर के घट जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा a/2 बराबर क्या आएगा 90 जाकर घटेगा तब 12 आएगा। अर्थात a का वैल्यू आपको आसानी से पता चल गया, कितना दो जाकर क्या होगा इधर गुणा हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 24 डिग्री। तो a का वैल्यू आपको पता होगा कि ये जो कोण होगा आपको 24 डिग्री होगा और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की सेशन के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा और डेली आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों कराने वाला हूँ जो कि आपको KVS के एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सभी के सभी टेस्ट एग्जाम में ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको किसी भी टेस्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप अंत तक देखिएगा, ठीक है, और डेली देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।